गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 4 की विद्युत धारिता की, और इसी कड़ी में आज अपने बात करने वाले हैं आवेशों के पुनः वितरण में ऊर्जा हानि की। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम संधारित्र को चार्ज करते हैं तो हमने ये पढ़ा है लास्ट क्लास में कि स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में जमा रहती है। अब एक्चुअल में क्या होगा कि जब भी हमने एक संधारित्र को चार्ज किया और उसको हम किसी अन्य चालक पदार्थ या संधारित्र से जोड़ देंगे, उस केस में ऊर्जा एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसफर होगी। अर्थात आवेश है वो एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसफर होगा, यानी कि एक पदार्थ यानी कि संधारित्र से दूसरे पदार्थ अर्थात संधारित्र में आवेश का ट्रांसफर होता है। तो इस प्रक्रिया में हमेशा ऊर्जा में हानि होती है। क्यों? क्योंकि हम जिस तार के थ्रू दोनों माध्यमों को जोड़ते हैं, यानी कि संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं या फिर आवेशित चालकों को आपस में जोड़ते हैं, तो एक चालक का जो भी आवेश होता है वो दूसरे चालक को मिलता है। इस केस में जो मध्यवर्ती तार होता है, जो मीडियम होता है, वो गर्म होगा और गर्म होने के कारण उसमें प्रभाव उत्पन्न होगा जिसके कारण ऊर्जा में हानि होती है। तो कहने का मतलब कि जब भी आवेश का पुनः वितरण होता है, आदान प्रदान होता है, उस केस में हमेशा ऊर्जा में हानि होती है। तो सबसे पहले अपने ये समझेंगे कि भाई जो भी आवेश का आदान प्रदान होगा वो धारिता पे किस प्रकार डिपेंड करेगा, या यूं कह लो किसी चालक की जो भी धारिता होती है वो आवेश पे किस प्रकार डिपेंड करेगी, और वही धारिता विभव पे किस प्रकार डिपेंड करेगी, और कैसे आवेशों का ट्रांसफर होगा। उसके पश्चात अपने ये समझेंगे कि ऊर्जा हानि है वो किस प्रकार से होनी है। तो सबसे पहले सपोज दैट कि अपने पास दो चालक पदार्थ हैं। तो ये अपने पास ये दो चालक पदार्थ हो गए। तो पहले वाले का नाम हमने सपोज दैट एम रख दिया और दूसरे वाले का नाम हमने एन रख दिया। ये दो अपने पास चालक गोले हैं। इन दोनों चालक गोलों पर कुछ एक मात्रा में आवेश विद्यमान है। तो सपोज दैट इस एम वाले चालक गोले पे जो आवेश है मान लो धनात्मक आवेश है, और उसका जो परिमाण है वो कितना मान लिया, Q1 मान लिया। इसी प्रकार एन गोले पे जो भी आवेश होगा उसको आप मान लो Q2। तो एम गोले पे Q1 आवेश है और एन गोले पे Q2 आवेश है। ये आपस में संयोजित नहीं है, दोनों अभी पृथक पृथक हैं, और इन आवेशित गोलों को हमें किसी कुचालक स्टैंड पे रखना है। ये अपने पास क्या होगा, ये होगा कुचालक स्टैंड। यदि अपने इसको डायरेक्टली ग्राउंड पे रख देंगे तो क्या होगा, इसका जो भी आवेश है वो ग्राउंड के साथ टच होगा और ये उदासीन हो जाएंगे। इसके लिए हमें इन दोनों ही चालक गोलों को कुचालक स्टैंड पे रखना है ताकि ये ग्राउंड के साथ आपस में कनेक्टेड ना हो। अब पहले वाला चालक गोला है, धारिता सपोज दैट C1 है, दूसरे की धारिता C2 है। पहले वाले का विभव V1 है और दूसरे वाले का विभव V2 है। ऐसा कुछ सिस्टम है। अब ये तो बात हो गई संयोजन से पूर्व की, यानी कि ये दोनों गोले आपस में संयोजित नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। उस केस में ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, आवेश Q1 Q2, धारिताएं C1 C2 और विभव या विभवांतर है वो V1 V2 है। तो इस प्रक्रिया में ये जो निकाय बना है जिसमें दो गोले सम्मिलित हैं, इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा सबसे पहले आप उसको काउंट कर लीजिए। तो संयोजन से पूर्व एम गोले का आवेश तो इसका आवेश कितना हो जाएगा, इसका आवेश हमने माना है Q1। अब धारिता के बदले में अपने ज्ञात करेगा तो किसी चालक गोले की धारिता C बराबर Q/V होती है। तो यहाँ से Q का मान कितना निकल जाएगा, CV निकलेगा। तो पहले वाले चालक गोले के लिए आवेश Q1 है, धारिता C1 है और विभवांतर या विभव कितना है V1। तो पहले वाले गोले का आवेश कितना निकल के आएगा, C1 V1 निकल के आएगा। ओके, एन गोले के लिए बात करें तो एन गोले का आवेश कितना होगा, एन गोले का जो आवेश बनेगा Q2। इसी प्रकार से इसकी धारिताएं और विभव C2 V2 है अपने पास, तो ये बन जाएगा C2 × V2। ये धारिताएं निकल के आ गई एन गोले की। अब इस निकाय का कुल आवेश आप कैसे ज्ञात करोगे, आवेश एक अदिश राशि है तो बीजगणितीय योग कर दीजिए, तो Q1 + Q2 निकाय का कुल आवेश निकल के आ जाएगा। तो निकाय का कुल आवेश कितना बनेगा, निकाय के अपने कुल आवेश की बात करें
तो कुल आवेश इसका समझ लो Q, और ये निकल के आएगा Q1 प्लस Q2 से। तो Q बराबर क्या बन जाएगा, C1V1 प्लस C2V2। ये निकाय का कुल चार्ज निकल के आ चुका है। ये तो बात हो गई संयोजन से पहले की। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने इन दोनों चालक गोलों को आपस में जोड़ देंगे। चालक गोलों को आपस में जोड़ा तो ये कंडीशन बनेगी, जैसे ये पहले वाला चालक गोला है M, ये दूसरे वाला चालक गोला है N। अब पहले वाले चालक गोले पे कुछ ना कुछ चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, इसी प्रकार दूसरे N गोले पे भी चार्ज है, और दोनों ही गोलों को आप किसी कुचालक स्टैंड पे व्यवस्थित रखोगे तो अपने पास ऐसा कुछ सिस्टम है। तो यहाँ पहले वाले गोले की धारिता C1 है और दूसरे गोले की धारिता C2 है। अब अपने क्या करेंगे, इन दोनों चालक गोलों को किसी वायर के थ्रू आपस में संयोजित कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक नैगण्य प्रतिरोध का कोई तार जोड़ दिया, दोनों का आपस में संयोजन कर दिया। संयोजन के पश्चात की कंडीशन अपने सामने निकल के आएगी। अब क्या होगा, जैसे ही हम दो चालक गोलों को आपस में जोड़ते हैं तो एक चालक गोले का आवेश दूसरे चालक गोले को ट्रांसफ़र होता है। और किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है कि हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश स्थानांतरित होता है। यानी कि जिस गोले का विभव उच्च होगा वहाँ से आवेश निकलेगा, और जिस गोले का विभव निम्न होगा वहाँ आवेश है वो स्थानांतरित हो जाएगा। और आवेश स्थानांतरित तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। अब यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा बच्चों को, ध्यान ये रखना कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आवेश तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक आवेश दोनों का आपस में बराबर ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आवेश ट्रांसफ़र होता है वो विभव पे डिपेंड होता है। यानी कि आवेश का ट्रांसफ़र एक गोले से दूसरे गोले पे तब तक होता है जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। आवेश दोनों का अलग अलग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। जिसका जितना आवेश होगा वो डिपेंड करेगा धारिता पे, कि जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उसके पास आवेश ज़्यादा रहने वाला है, और जिसकी धारिता कम होगी वहाँ पे आवेश कम रहने वाला है। इसको भी अपने आगे सिद्ध कर देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना कि आवेश का ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का विभव आपस में बराबर ना हो जाए। सपोज दैट कि भाई ये पहले वाले गोले का विभव V1 था, सो V1 का मान ज़्यादा है, ऐसा हमने माना। दोनों में से एक का विभव तो ज़्यादा होगा, आप किसी का भी विभव ज़्यादा मान सकते हो। मैंने क्या किया, V1 को ज़्यादा मान लिया और V2 को कम मान लिया। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश वो M से निकलेगा और N की ओर ट्रांसफ़र होगा। कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। तो पहले वाले का विभव V है तो दूसरे का विभव भी कितना होगा, V। जब दोनों का विभव आपस में समान हो जाएगा तो आवेश है वो रुक जाएगा ट्रांसफ़र होना। उस कंडीशन में आवेश कहाँ से निकला, M गोले से निकला। तो पहले आवेश इसके पास Q1 था। सपोज दैट अब जो फाइनल आवेश है वो Q1 डैश इसके पास बचा है। इसके पास आवेश कितना आ गया, इसके पास आवेश सपोज दैट पहले Q2 था, अब आवेश कितना आ गया, Q2 डैश आ गया। तो ये सिचुएशन अपने सामने निकल के आई है। C1 C2 धारिताएं कभी चेंज नहीं होती। विभवांतर या विभव दोनों का आपस में बराबर हो गया, उस केस में आवेश ट्रांसफर रुक चुका है और Q1 डैश पहले वाले गोले का आवेश है और Q2 डैश दूसरे गोले का आवेश है। ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो अब संयोजन के पश्चात निकाय का कुल आवेश कितना है। पहले तो हमने क्या किया, संयोजन से पूर्व का कुल आवेश निकाला। अब आप संयोजन के पश्चात का कुल आवेश निकालोगे तो कुल आवेश आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि कुल आवेश कैसे निकलेगा, m गोले का आवेश प्लस में n गोले का आवेश। तो दोनों गोलों के आवेश को आप जोड़ दोगे तो भाई इस गोले का आवेश कितना होगा, सूत्र के हिसाब से अपने बात करें तो Q1 डैश कितना होगा, Q बराबर C इंटू V होता है, तो ये हो जाएगा C1V इस गोले का आवेश। इस गोले का आवेश कितना बचेगा, जिसको अपने Q2 डैश बोला है, C इंटू V होता है, C के स्थान पे C2 है, V के स्थान पे V है। तो भाई पहले वाले गोले का जो आवेश है वो C1V होगा और दूसरे वाले गोले का जो आवेश है वो C2V होगा। तो संयोजन के पश्चात कुल आवेश, संयोजन के पश्चात सबसे पहले आप M गोले का आवेश देखो, कितना है, Q1 डैश माना है, होगा कितना, C1V होगा। समीकरण नंबर 4 आ गई। N गोले का आवेश देखिए कितना हो जाएगा, Q2 डैश माना है, मान होगा C2V, ये बन जाएगा अपने पास C2V
समीकरण नंबर 5 आ गई। तो संयोजन के पश्चात अपनी बात करें तो कुल कितना आवेश हो जाएगा। तो अब अपने बात करेंगे कुल आवेश की। तो कुल आवेश पहले Q था, अब आप Q डैश मान लो, कितना होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो ये हो जाएगा C1V प्लस C2V, और यहाँ से आप V कॉमन ले लोगे तो C1 प्लस C2 इंटू V आ जाएगा समीकरण नंबर 6। तो ये अपने पास निकाय का कुल आवेश है जी संयोजन से पहले, और ये अपने पास निकाय का कुल आवेश है संयोजन के पश्चात। अब इंटरेस्टेड बात यहाँ पे ये है कि एक निकाय का जो आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण नियम ये कहता है कि निकाय से पहले का जो कुल आवेश था उतना ही आवेश निकाय के बाद का बचेगा। क्यों? क्योंकि यह आवेश नष्ट तो हुआ ही नहीं है। निकाय की बात करें तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल के आया है, तो इसके अंदर जितना पहले आवेश था उतना आवेश अभी भी इसमें बना हुआ है। हालांकि आवेश एक भाग से दूसरे भाग पे ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन है तो निकाय में ही। अतः आवेश संरक्षण नियम ये कहेगा कि संयोजन से पहले का आवेश और संयोजन के बाद का आवेश आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो आवेश संरक्षण नियम से अब आवेश संरक्षण नियम से आप क्या कहोगे? Q बराबर क्या होगा? Q डैश, यानी कि ये वैल्यू बनेगी Q डैश और Q आपस में बराबर होंगे। Q डैश की वैल्यू पुट कर दो, C1 प्लस C2 इंटू V इज इक्वल, Q की वैल्यू कितनी है? C1V1 प्लस C2V2। यहाँ से आप V का मान ज्ञात कर लो। V कितना बनेगा? C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 7। ये समीकरण नंबर 7 एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये है क्या चीज़? ये विभव निकल के आया है दोनों गोलों का एक साथ, क्योंकि ये दोनों गोलों के लिए कॉमन विभव था, उभयनिष्ठ विभव था। अतः समीकरण नंबर 7 संयोजन के पश्चात चालक गोलों के उभयनिष्ठ विभव को रिप्रेजेंट करती है। तो उभयनिष्ठ विभव कितना बनेगा? C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले को कंठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो भी ये काम आएगा। न्यूमेरिकल में तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये V किसका मान होगा? उभयनिष्ठ विभव का होगा। कितना? C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, इसका मान आने वाला है। तो ये अपने पास उभयनिष्ठ विभव निकल के आ चुका है। अब अपने इंपॉर्टेंट बात को समझने वाले हैं कि आवेश का ट्रांसफर हुआ। आवेश का ट्रांसफर किस प्रकार से होगा, वो धारिता पे किस प्रकार डिपेंड करेगा, उसका मान सबसे पहले ज्ञात करेंगे। फिर विभव एक भाग से दूसरे भाग में आवेश जब ट्रांसफर हुआ, दोनों का विभव परिवर्तित हुआ, यानी कि तब तक ट्रांसफर हुआ आवेश का जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो गया। तो ये विभव में भी चेंज हो रहा है, वो किस प्रकार से हो रहा है, वो धारिता पे किस प्रकार डिपेंड करता है। फिर अपने वो दूसरी बात याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि ये जो आवेश ट्रांसफर होता है वो धारिता पे किस प्रकार डिपेंड होता है। तो संयोजन के पश्चात आवेश हैं वो कुछ इस प्रकार से बन चुके हैं, Q1 डैश और Q2 डैश, जो कि समीकरण नंबर 4 और 5 में। तो आप क्या करोगे? समीकरण 4 में 5 का भाग लगा दो। समीकरण 4 में 5 का भाग लगाने पर ऐसा यदि आप करते हो तो ये कितना बन जाएगा? Q1 डैश बटे Q2 डैश इज इक्वल होगा C1V बटे C2V। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर कितना बचेगा? C1 बटे C2। ये समीकरण नंबर 8 आ गई। ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट निकल के आ चुका है। ये तो आवेश हो गए संयोजन के पश्चात दोनों गोलों के, और ये धारिताओं पे उसकी डिपेंडेंसी आ गई, निर्भरता निकल के आ चुकी है कि पहले वाले गोले का जो आवेश है वो पहले वाले गोले की धारिता पे डिपेंड करता है। यानी कि पहले वाले गोले की धारिता यदि ज़्यादा होगी तो उस गोले के पास आवेश भी ज़्यादा मात्रा में आएगा, और यदि पहले वाले गोले की धारिता कम होगी तो उसके पास आवेश भी कम मात्रा में होगा। शॉर्ट एंड स्वीट, जो भी आवेश है वो डायरेक्टली धारिता के ऊपर समानुपाती रूप से डिपेंड हो रहा है। तो जिस गोले की धारिता ज़्यादा होती है उस गोले के लिए आवेश का मान भी फाइनली ज़्यादा रहने वाला है। तो ये तो आवेश ट्रांसफर हो गया। तो शॉर्ट एंड स्वीट बात ये हो गई कि जिस गोले की धारिता ज़्यादा होगी उस गोले के पास फाइनली संयोजन के पश्चात आवेश ज़्यादा होगा,
और जिसकी धारिता कम होगी उसके पास आवेश है वो कम रहेगा। अब अपनी बात करेंगे कि विभव में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, वो धारिता पे कैसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ जरा गौर से समझना बात को कि सबसे पहले हमने क्या माना था कि V1 का मान ज़्यादा है, V2 का मान कम है, यानी कि ये केस है V1 इज ग्रेटर देन V2 है, ये सिचुएशन हमने ली है। आप चाहो तो V2 को बड़ा मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में से किसी एक को तो अधिक मानना है क्योंकि आवेश ट्रांसफर होना चाहिए। तो मैंने V1 को ज़्यादा माना है, V1 ज़्यादा है, V2 कम है, आवेश ट्रांसफर होगा तो जिसका विभव ज़्यादा था वो तो कम हो जाएगा और जिसका विभव कम था वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ताकि दोनों आपस में बराबर हो पाएँ। तो जिसका विभव ज़्यादा था वो तो कम होगा, ज़्यादा था वो कम होगा, और जो कम था वो ज़्यादा होगा, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो पहले वाले गोले के विभव में कमी आएगी और दूसरे वाले गोले के विभव में वृद्धि होगी, ताकि इन दोनों के विभव आपस में इक्वल हो जाए। शॉर्ट एंड स्वीट बात ये हो गई कि V1 के मान में कमी आएगी और V2 के मान में वृद्धि होगी। तो V1 और V पहले गोले के ही है, ये V1 और V में से ज़्यादा कौन है? पहले V1 था, कमी आई, V बना, तो पहले V1 था, V1 ज़्यादा हो गया, कमी आ गई, यानी कि इस V का मान कम हो गया। तो अंतर कितना हुआ विभव में? ज़्यादा में से कम को घटा दूँ, यानी कि पहले वाले गोले की यदि मैं बात करूँ तो V1 माइनस V, तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि V1 का मान ज़्यादा था, V का मान कम है, तो ज़्यादा में से मैंने कम को घटा दिया, तो ये पहले वाले गोले के विभव में परिवर्तन आ गया। कितना? V1 माइनस V। अब अपने बात करें दूसरे गोले में क्या परिवर्तन किस प्रकार से होगा, तो भाई इसका विभव V2 कम था, बढ़ के ज़्यादा V हो गया, तो इस बार V ज़्यादा है, V2 कम है, तो परिणामी डिफरेंस कैसे निकलेगा? V माइनस V2 से निकलेगा। किससे निकलेगा? V माइनस V2 से, और ये डेल V2 मैंने बोल दिया, यानी कि दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन निकालना भी आपको पता होना चाहिए। पहले वाले गोले के विभव में कमी आएगी, यानी कि पहले विभव ज़्यादा था तो पहले वाले में से लास्ट वाला घटा दिया, और दूसरे वाले गोले के विभव में वृद्धि होती है, यानी कि बाद में ज़्यादा हो गया तो बाद वाले विभव में से पहले वाला घटा दिया, यानी कि दोनों गोलों के विभव में जो भी परिवर्तन आता है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। सो अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि प्रथम गोले के विभव में कमी या परिवर्तन, प्रथम गोले के विभव में परिवर्तन कैसे ज्ञात होगा? डेल V1 मान लें, वैल्यू कितनी निकाली है हमने? V1 का मान ज़्यादा है तो ये बन जाएगा V1 माइनस V। V क्या चीज़ है? V उभयनिष्ठ विभव है। V क्या है? उभयनिष्ठ विभव। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो डेल V1 बराबर क्या बनेगा? V1 माइनस उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या है? C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। इसको थोड़ा सा आप लघुत्तम वगैरह एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करोगे तो इसमें जो लघुत्तम यानी कि एलसीएम आएगा वो क्या होगा? C1 प्लस C2 कंप्लीट इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये C1 प्लस C2 अपन ने एलसीएम ले लिया, तो C1 प्लस C2 को V1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा C1V1 मल्टीप्लाई हो गया प्लस C2V1 माइनस ये ब्रैकेट वाली ऊपर वाली संख्या C1V1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा C2V2। तो यहाँ से पहला और तीसरा पद आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो डेल V1 का परिणामी मान कितना निकल के आएगा? डेल V1 का परिणामी मान बनेगा यहाँ पे C2V1 है, C2V1 माइनस C2V2, यहाँ से C2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा क्या? V1 माइनस V2, ये आ जाएगा V1 माइनस V2, और क्या बचा साथ में? ऊपर बचा C2 जो कॉमन था, और C1 प्लस C2, ये इसका रिजल्ट निकल के आ गया। पहले वाले गोले के विभव में कमी आ गई समीकरण नंबर 9 के अनुसार। तो ये तो पहले वाले गोले के विभव में कमी निकल के आई है। अब अपने दूसरे गोले के विभव में कमी कैसे देखेंगे? तो निकालने का तरीका क्या होगा? बाद वाले विभव में से पहले वाले विभव को माइनस कर दोगे तो जो पहले वाला दूसरा गोला है उसके विभव में परिवर्तन निकल के आ जाएगा। ओके,
अब अपनी बात करते हैं दूसरे गोले के विभव में कमी। दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन कितना होगा? डेल V2 माना है, कैसे ज्ञात करोगे? V माइनस V2, V माइनस V2, तो V की वैल्यू पुट करो, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, और माइनस किसको कर दोगे? V2 को। तो यहाँ से फिर से C1 प्लस C2 है वो LCM आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो डेल V2 कितना बचेगा? C1 प्लस C2 को आप LCM में ले लो तो यह संख्या यहाँ V2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो बचेगा क्या? C1V1 प्लस C2V2 माइनस आ जाएगा C1V2 और माइनस आ जाएगा C2V2। ऐसी वैल्यू आ गई। तो ये C2V2 कैंसिल हो गए, प्लस माइनस थे, और इन दोनों पदों में C1 कॉमन आ रहा है, तो डेल V2 का मान कितना आ जाएगा? C1 यदि कॉमन आया बटे में C1 प्लस C2 था ही, और बचेगा क्या? V1 माइनस V2, ये बचेगा V1 माइनस V2। ये समीकरण नंबर 10 दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन निकल के आ चुका है। अब आप क्या करोगे? पहले वाले गोले के विभव में परिवर्तन हमने देख लिया, दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन हमने देख लिया। हमें पता यह लगाना है कि ये जो विभव में परिवर्तन होता है वो धारिता पे किस प्रकार डिपेंड होता है। तो इस पहले वाले गोले के विभव में जो भी परिवर्तन है उसके अंदर आप इस दूसरे वाले गोले के विभव में परिवर्तन का भाग लगा दो, यानी कि समीकरण 9 में 10 का भाग लगा दो। समीकरण 9 में 10 का भाग लगाने पर किस प्रकार से वैल्यू बनेगी? डेल V1 बटे डेल V2 इज इक्वल क्या आएगा? V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, और यहाँ पे होगा C2 बटे C1 प्लस C2। बटे में क्या करोगे? डेल V2, तो ये है कितना? C1 बटे C1 प्लस C2, और साथ में है V1 माइनस V2। तो ये V1 माइनस V2 कैंसिल, साथ में इसके बटा में C1 प्लस C2 है, इसके बटा में भी C1 प्लस C2 है, तो ये भी आपस में कैंसिल। क्या बचेगा? C2 बटा C1 शेष बचेगा। तो डेल V1 बटा डेल V2 इज इक्वल क्या बचेगा? C2 बटा C1। ये समीकरण नंबर 11 फाइनल रिजल्ट निकल के आ चुका है। यानी कि विभव में जो परिवर्तन होगा वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले गोले के विभव में परिवर्तन है वो अंश के पदों में है, जबकि C1 जो धारिता है वो हर के पदों में है। यानी कि जो पहले वाले गोले का विभव है वो पहले वाले गोले की धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है। शॉर्ट एंड स्वीट बात ये हो गई कि जिस गोले की धारिता कम होगी उसके लिए विभव ज़्यादा रहने वाला है, और जिस गोले की धारिता ज़्यादा होगी उसके लिए विभव कम रहने वाला है। तो सबसे पहले हमने बात की थी आवेश के पदों में। तो आवेश में तो हमने ये देखा था कि जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उसके पास आवेश भी ज़्यादा होगा, और विभव में हमने ये देखा है कि जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उसका विभव है वो कम होने वाला है। तो कुल मिलाकर के हमने आवेश की डिपेंडेंसी और विभव की डिपेंडेंसी को चेक किया है कि किसका विभव कम ज़्यादा कैसे होगा और किसका आवेश किस प्रकार से परिवर्तित होगा। और शॉर्ट एंड स्वीट अपने सामने रिजल्ट ये निकल के आया है कि जिस गोले की धारिता ज़्यादा होती है उसके पास आवेश ज़्यादा होता है, जबकि विभव है वो कम होता है। अब इसको आप सिंपल से शब्दों में याद कैसे रखोगे? जैसे अपने पास C बराबर Q बटे V एक फॉर्मूला होता है, इसके आधार पे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। कैसे? कि भाई C है वो आवेश पे एक प्रकार से समझने के लिए मैं बता देता हूँ, एक हिंट है याद रखने का कि आवेश को बढ़ाया तो C का मान बढ़ा, यानी कि C है वो आवेश पे समानुपाती रूप से डिपेंड कर रहा है, यानी कि Q ज़्यादा होगा जिसके लिए C ज़्यादा होगा। तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। V और C व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो V के ये C व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि V उसका कम रहेगा जिसके लिए धारिता का मान क्या है? ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के जो धारिता है वो विभव के व्युत्क्रमानुपाती और आवेश के समानुपाती है। ये अपने पास याद रखने का एक सिंपल सा कंक्लूजन है। और वैसे मैं सीधे शब्दों में यदि बात करूं तो C का मान Q और V पे कभी डिपेंड नहीं होता, क्योंकि हम Q को जितना ज़्यादा इंक्रीज करते हैं या परिवर्तित करते हैं समानुपाती रूप से V में भी परिवर्तन हो जाता है, और Q और V में होने वाला जो भी परिवर्तन होता है वो एक दूसरे के समानुपाती होने के कारण वो एक दूसरे के परिवर्तन को निरस्त कर देते हैं। अतः C है वो Q और V पर डिपेंड नहीं होता, लेकिन दोनों में से यदि किसी एक को नियत रख देते हो और उसके पश्चात यदि C का मान देखते हो तो अवश्य रूप से चेंज हो जाता है।
तो कुल मिलाकर के बात ये रखना कि आवेशों के पुनः वितरण में जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उसका आवेश ज़्यादा रहेगा और जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उसका विभव है वो कम रहने वाला है। तो ये हो गया अपने पास आवेशों का पुनः वितरण। अब अपने बात करेंगे कि आवेश के पुनः वितरण में ऊर्जा हानि कितनी होगी। तो अब अपने ऊर्जा हानि को ज्ञात करेंगे। ऊर्जा हानि ज्ञात करने का तरीका क्या होगा? सिंपल सी बात होगी कि संयोजन से पहले एक निकाय बना हुआ है, उस निकाय की ऊर्जा ज्ञात कर लो। संयोजन के पश्चात भी वही निकाय है, उस निकाय की फिर से ऊर्जा ज्ञात कर लो। और सीधे से शब्दों में बात करूं तो संयोजन में ऊर्जा हानि जरूर होती है, यानी कि पहले ऊर्जा ज़्यादा रहती है और बाद में जो ऊर्जा होगी वो कम होगी। तो पहले वाली ऊर्जा से बाद वाली ऊर्जा को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, ऊर्जा हानि निकल के आ जाएगा। तो क्या करने वाले हैं, बेसिक स्टेप क्या होंगी? पहले इस निकाय की कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर इस निकाय की कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे और पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को माइनस कर दोगे तो ऊर्जा हानि निकल के आ जाएगा। तो अब निकाय की कुल ऊर्जा ज्ञात कैसे करोगे? इस चालक की अलग ऊर्जा होगी, इस चालक की अलग ऊर्जा होगी, यानी कि निकाय में दो ऊर्जाएं हैं, परिणामी ऊर्जा दोनों के योग से आ जाएगी। इसी प्रकार से इन दोनों की आप कुल ऊर्जा भी ज्ञात कर लोगे। तो सबसे पहले अपने संयोजन से पूर्व की बात करेंगे। संयोजन से पूर्व m गोले की ऊर्जा, m चालक गोले की ऊर्जा। अब ऊर्जा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है, जिसके तीन फॉर्मूले थे, जिसमें से एक फॉर्मूला CV² भी था। तो उस सूत्र की सहायता से आप ऊर्जा ज्ञात कर लोगे। U1 बोल देंगे, सूत्र क्या लगाना है? CV²/2। पहले वाले गोले की धारिता C1 है, दूसरे गोले पहले वाले गोले का जो विभव है वो V1 है। इसके ऊपर अपने स्क्वायर लगा दिया, बटे में 2 आ गया। m गोले की ऊर्जा निकल के आ चुकी है। अब अपने n गोले की ऊर्जा देखेंगे। n गोले की ऊर्जा कैसे ज्ञात कर दोगे? U2 मान लो, सो क्या हो जाएगा? CV² तो C2V2², C2V2²/2। ये n गोले की कुल ऊर्जा आ गई। निकाय की कुल ऊर्जा कितनी बन जाएगी? निकाय की कुल ऊर्जा जोड़ दीजिए भाई, U पूर्व नाम दे देंगे इसको संयोजन से पहले। तो U1 + U2 करोगे तो ये आपस में जोड़ दीजिए, C1V1²/2 + C2V2²/2। ये आ गई जी निकाय से पहले की कुल ऊर्जा। निकाय के बाद की कुल ऊर्जा संयोजन से पश्चात की बात कर ले। संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूं। बाद की कुल ऊर्जा, इसकी कुल ऊर्जा प्लस में इसकी कुल ऊर्जा, सूत्र लगा दो CV²। धारिता कितनी है? C1। V के स्थान पे क्या आएगा? V। तो ये बन जाएगा C1V²/2 प्लस इसकी ऊर्जा जोड़ दूँ, डायरेक्टली कर लेते हैं, C2V²/2। ये आ गई जी कुल ऊर्जा। लेकिन ये V नहीं आएगा, V2 नहीं आएगा, V आ जाएगा। यहाँ पे V² वो कॉमन आ जाएगा। तो U जो रिजल्ट बाद में निकलेगा ऊर्जा का मान वो कितना आ जाएगा? V² आप कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा अपने पास C1 + C2/2। V की वैल्यू पुट कर दो। V यहाँ पे है क्या चीज़? V यहाँ पे उभयनिष्ठ विभव है। उभयनिष्ठ विभव हम जानते हैं कितना होता है। तो उभयनिष्ठ विभव होता है C1V1 + C2V2/C1 + C2 और उसके ऊपर हमें होल स्क्वायर लगाना है। साथ में है C1 + C2/2। C1 + C2 की स्क्वायर है, C1 + C2 की घात सिंगल है। एक C1 C2 से और एक C1 + C2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मान अपने पास कितना बचेगा? ये मान बचेगा, इसका होल स्क्वायर जिंदा रहेगा, C1V1 + C2V2, इसका तो होल स्क्वायर जिंदा होगा, बटे में आएगा C1 + C2, साथ में ये 2 भी बचा हुआ है, तो ये साथ में इसका 2 भी है। ये बाद की कुल ऊर्जा निकल के आ चुकी है समीकरण 4 में। अब क्या करोगे? पहले वाले की ऊर्जा, पहले ज़्यादा ऊर्जा होती है, बाद में ऊर्जा में कमी आती है, तो पहले वाली ऊर्जा से बाद वाली ऊर्जा घटा दूँ तो परिणामी मान इसका निकल के आ जाएगा।
तो u पूर्व में से u पश्चात का घटा दीजिए तो कितना बचेगा, C1v1² बटे 2 प्लस C2v2² बटे 2 माइनस कर दिया C1v1 प्लस C2v2, इसका तो है होल स्क्वायर बटे में 2 और ये हो जाएगा C1 प्लस C2। 2 सब में कॉमन आ रहा है तो डेल u का मान कितना आ जाएगा, 1/2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा C1v1² C2v2² माइनस इस होल स्क्वायर को a प्लस b के फॉर्मूले से आप ओपन कर लीजिए तो ये क्या बचेगा, माइनस का निशान आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे ना तो ये बन जाएगा C1² v1²। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस का निशान आया क्योंकि बाहर माइनस है, ये बन जाएगा C2² v2² माइनस दोनों का डबल मल्टीप्लाई 2C1v1 C2v2, इतना मान आ गया। बटे में इसके कुछ और है, बटे में क्या है, यदि मैं ब्रैकेट लगा दूँ यहाँ पे सो फिर निशान चेंज नहीं होंगे, फिर तो ये बना रहेगा, दोनों प्लस रहेंगे। ब्रैकेट यदि आप लगा देते हो तो ये बन जाएगा C1 प्लस C2 और ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट क्लोज। डेल u कितना बन जाएगा, 1/2 लघुत्तम आएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 एलसीएम आ गया, C1 प्लस C2 का आप इससे मल्टीप्लाई करोगे सो कितना बन जाएगा, सबसे पहले आप C1 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ तो ये तो C1² हो जाएगा, C1² v1² प्लस C1 इसके साथ आएगा C1 C2 v2²। अब C2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो C1 C2 v1² प्लस C2² v2² इतना हो गया। और अब ये ब्रैकेट की वैल्यू बची है तो माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1² v1² प्लस C2² v2² प्लस 2C1 C2 v1 v2, इतनी वैल्यू अपने पास निकल के फाइनली आ जाएगी। अब क्या करोगे, C1 v1² कैंसिल, C2 v2² C2 v2² कैंसिल, यहाँ पे माइनस था ना बाहर का निशान तो ये दोनों अंदर के माइनस निशान हो जाएंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये आपस में 4 पद कैंसिल हो गए। बचा क्या, एक पद तो ये बचेगा, एक पद ये बचेगा और एक पद ये लास्ट वाला तीसरा बचेगा, तो कुल मिलाकर के 3 पद बचेंगे। तो डेल u का मान कितना हो जाएगा, 1/2 C1 C2 v2² प्लस C1 C2 v1² प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे, माइनस 2C1 C2 v1 v2 और बटे में आ जाएगा C1 प्लस C2, इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो C1 C2 को आप कॉमन ले लोगे तो डेल u बराबर क्या आएगा, C1 C2 आपने कॉमन लिया, बटा में 2 था और ये C1 प्लस C2 भी आप बाहर ही ले लो तो कंप्लीट अपने पास ये हो जाएगा कि 1/2 तो है ही, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ब्रैकेट में क्या बचेगा v2² प्लस v1², तो मैं v1² को पहले लिख देता हूँ क्योंकि दोनों ही प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2 v1 v2 बचेगा क्योंकि सब में C1 C2 तो बाहर कॉमन जा चुका है। ये किसकी वैल्यू है, a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर हमें मिल रहा है तो a यहाँ पे v1 होगा और b यहाँ पे v2 होगा, तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये बन जाएगा डेल u इज इक्वल 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और यहाँ पे क्या आएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर और ये समीकरण नंबर अपने पास आएगी 5, जो कि परिणामी ऊर्जा में होने वाली हानि को रिप्रेजेंट करती है। तो ये ऊर्जा हानि का अपने पास फॉर्मूला निकल के आएगा कि 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। इस रिजल्ट को आप फाइनली ध्यान में रखोगे। और अब यदि दोनों गोलों के विभव आपस में बराबर हो जाएं, जैसे दोनों का v बन जाए, दोनों गोलों का मान समान हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, जैसे पहले तो ये v1 v2 पहले के विभव हैं, बाद में यदि जब दोनों का विभव समान हो गया तो क्या ऊर्जा हानि जारी रहेगी,
तो V1 और V2 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो V1 का मान भी V है, V2 का मान भी V है, दोनों बराबर हो गए, परिणामी मान 0 बनेगा। उस केस में डेल U का परिणामी मान कितना निकल के आएगा? 0। तो हमने क्या कहेंगे, यदि V1 बराबर V2 हो तो उस केस में डेल U का मान है वो कितना बनेगा? 0 बनेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही दोनों गोलों के विभव आपस में बराबर हो जाएंगे, तुरंत प्रभाव से ऊर्जा हानि है वो नष्ट होना बंद हो जाएगी, उसके पश्चात कोई भी ऊर्जा हानि नहीं होगी, क्योंकि उसके पश्चात तो आवेश का ट्रांसफर भी रुक जाता है। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी आप सिद्ध कर सकते हो कि उसके पश्चात कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो ये अपने पास ऊर्जा हानि आवेशों का पुनः वितरण से संबंधित चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।